Hello guys, welcome to Viva Classes. I hope you like my videos. If you like my videos, please like, share and support our channel. आज हम आपके साथ क्लास 12th मैथमेटिक्स प्रोबेबिलिटी की एक्सरसाइज 13.1 के बचे हुए क्वेश्चन दैट इज क्वेश्चन नंबर 11 to 17 डिस्कस करने जा रहे हैं। बस एक रिक्वेस्ट है आप लोगों से, आप हमारी वीडियोस अलग अलग जाके सर्च करने की बजाय आप विवा क्लासेस बाय प्रिया थापर या प्रिया थापर सर्च करके हमारे चैनल में जाएं, प्लेलिस्ट देखिए। आपके पास हर सब्जेक्ट की प्लेलिस्ट बनी हुई है जिसमें सारे चैप्टर सीक्वेंस वाइज और एक्सरसाइज भी सीक्वेंस वाइज आपको मिल जाएंगी। तो रिक्वेस्ट यही है कि अपना टाइम बर्बाद ना करें बिकॉज वो बहुत कीमती है। तो सीक्वेंस वाइज ढूंढने के लिए सीधा प्लेलिस्ट पर जाएं और वहीं से आप वीडियोस को देखें। और कई बार ऐसा होता है कि आप पुरानी वीडियोस देख लेते हैं क्योंकि आप वीडियो वाइज सर्च करते हैं। हम लोगों ने बहुत सारे चैप्टर्स की नई वीडियोस ऑलरेडी अपलोड करी हैं, तो प्लीज आप जाकर प्लेलिस्ट चेक करिए, करंट प्लेलिस्ट चेक करिए। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है, अ फेयर डाई इज रोल्ड। ई इवेंट दे रखा है, उसमें इवेंट है 1 3 5, एफ के आपके पास वैल्यूज दे रखी हैं 2 3, जी इवेंट में है 2 3 4 5। आपको ये 3 पार्ट का आंसर निकालना है। ठीक है, फर्स्ट पार्ट में कहता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ई अपॉन एफ निकालना है, यानी आपको कंडीशनल प्रोबेबिलिटीज निकालनी है, एक बार ई बाय एफ और एक बार एफ अपॉन ई। तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ही इस एक्सरसाइज का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बाय एफ इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन में प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। यही होता है हमारे पास जो गिवन प्रोबेबिलिटी होती है नीचे और दोनों का इंटरसेक्शन। तो ई इंटरसेक्शन एफ, अब इन दोनों में कॉमन देखिए कितने एलिमेंट कॉमन है, सिर्फ एक एलिमेंट कॉमन है 3। अब देखो एक डाई रोल करने पर आपके टोटल आउटकम कितने होते हैं 6, 1 2 3 4 5 6। सैंपल स्पेस हमारे लिए जानना बहुत जरूरी होता है, राइट। अब देखिए इसमें कॉमन क्या है 3, तो आपके पास एक एलिमेंट कॉमन है, तो कॉमन की प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई 1/6। और एफ इवेंट में कितने एलिमेंट है आपके पास 2, तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई 2/6। तो हमारे पास इसका आंसर कितना आ गया 1/2, राइट। सिमिलरली इसी में आपने निकालना है एफ अपॉन ई, सेम फॉर्मूला प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ इंटरसेक्शन ई, बस नीचे अगर ई है तो यहां पर आपको प्रोबेबिलिटी ऑफ ई चाहिए। क्लियर। अब एफ इंटरसेक्शन ई या ई इंटरसेक्शन एफ एक ही बात हुई, कितने कॉमन एलिमेंट है, एक आउट ऑफ 6 ऑब्वियसली, तो ये हो गया 1/6। और प्रोबेबिलिटी ऑफ ई में कितने एलिमेंट है 3 आउट ऑफ 6, तो ये हो गया 3/6। ये 6 हमने कैसे निकाला, अ फेयर डाइज रोल, 6 आउटकम होंगे आपके पास, तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई 1/3, राइट। अब हमें क्या कहता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बाय जी एंड जी बाय ई निकालिए। सेम प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बाय जी का फॉर्मूला क्या होगा, पहले तो ऊपर इंटरसेक्शन लेना है आपने और नीचे प्रोबेबिलिटी ऑफ जी लेना है। तो ई इंटरसेक्शन जी, अब ई और जी में कॉमन देखिए, ई और जी में कॉमन 3 और 5 कॉमन है, 2 कॉमन है, तो ऊपर कितना आ जाएगा हमारे पास 2/6, नीचे आएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ जी, यानी इसमें कितने इवेंट है 4, तो ये हो गया 4/6। तो 2/4 ये भी कितना आ गया हमारे पास 1/2, राइट। अब हमें निकालना है जी बाय ई, जी बाय ई दैट इज ऑल्सो जी इंटरसेक्शन ई अपॉन में प्रोबेबिलिटी ऑफ ई। तो इंटरसेक्शन जी हो ई के साथ या ई का जी के साथ एक ही बात है, तो इसे 2/6 ही लिख देते हैं। अब हमें चाहिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, तो ई में कितने इवेंट्स हैं 3 आउट ऑफ 6, तो यहां पर कितना आ जाएगा 3/6, तो ये प्रोबेबिलिटी कितनी आ जाएगी 2/3, राइट। चलिए लिखते हैं नेक्स्ट पार्ट। चलिए ये थोड़ा सा अच्छा सा पार्ट है, इसे ध्यान से देखते हैं। इसमें हमें कहता है न्यूमरेटर में ये दे दिया और डिनोमिनेटर में जी है। अब तक आपने क्या ऑब्जर्व करा, जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर होता है, अगर हमें कंडीशनल प्रोबेबिलिटी निकालनी है तो ऊपर वाले की प्रोबेबिलिटी निकालनी होती है और नीचे वाला गिवन होता है, यही है ना। तो हमारे पास ई अपॉन एफ की प्रोबेबिलिटी थी, इन दोनों का इंटरसेक्शन अपॉन एफ। तो सिमिलरली अगर मैं इसकी बात करूं तो मुझे अगर ये प्रोबेबिलिटी निकालनी है ई यूनियन एफ अपॉन जी, जिसमें जी इवेंट हो चुका है और ई यूनियन एफ की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, तो न्यूमरेटर क्या बनेगा ई यूनियन एफ इंटरसेक्शन जी, राइट। और नीचे आएगी प्रोबेबिलिटी ऑफ जी। इज इट ओके, समझ आ गया आपको। यूनियन का इसके साथ इंटरसेक्शन मतलब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का इंटरसेक्शन, और नीचे आता है ये। सिमिलरली अगर मुझे इसका फॉर्मूला बनाना हो, देखो इसका फॉर्मूला भी हम आपके सामने बनाकर दिखाते हैं, ये इसका फर्स्ट पार्ट था। अब हमारे पास है प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन जी, यही चीज है। तो इसका फॉर्मूला होगा न्यूमरेटर जो कि ये है इंटरसेक्शन डिनोमिनेटर अपॉन में प्रोबेबिलिटी ऑफ जी। इज इट ओके। चलो अब ये समझते हैं, ई यूनियन एफ, ध्यान से सुनिएगा, ई यूनियन एफ में इन दोनों के एलिमेंट कंबाइंड कर देंगे हम लोग। अगर हम इन दोनों के एलिमेंट कंबाइंड करें तो क्या बन जाएंगे 1 2 3 5, ये आ गया ई यूनियन एफ। अब इसका जी के साथ कॉमन ढूंढना है,
तो कौन कौन से एलिमेंट कॉमन आ गए, 2, 3 और 5, तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई, 3/6। ठीक है ना, ध्यान से देखो दोबारा से, ई यूनियन एफ, इन दोनों को कंबाइन कर दिया, 1 2 3 4 5, इसका जी के साथ कॉमन, ई यूनियन एफ का जी के साथ कॉमन 2 3 5, कितने इवेंट आ रहे हैं, 3 आउट ऑफ 6, ये बात पहले से क्लियर है, सैंपल स्पेस में से ही लेना है हमने, होल अपॉन में प्रोबेबिलिटी ऑफ जी, तो इसमें कितने इवेंट है, 4 इवेंट है, तो ये हो जाएगा आपके पास 4/6, तो हमारी प्रोबेबिलिटी कितनी आ गई, 3/4, राइट। अब इसकी बारी, इसमें क्या है, तीनों में इंटरसेक्शन, ठीक है, यानी ई एफ जी तीनों में कॉमन एलिमेंट ढूंढो, तीनों में कॉमन एलिमेंट, 3 3 3, एक ही एलिमेंट कॉमन है, तो इसका मतलब 1 आउट ऑफ 6 कॉमन है, और प्रोबेबिलिटी ऑफ जी तो हमने पहले ले ली थी 4/6, तो आंसर कितना आ गया, 1/4। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। Assume that each born child is equally likely to be boy or girl। इसका मतलब ये होता है कि बराबर चांसेस हैं, बच्चा बॉय भी हो सकता है, गर्ल भी हो सकती है। If a family has 2 children, what is the conditional probability both are girls? Given that first part में हमें दिया है the youngest is a girl and at least one is girl। पहले आप सैंपल स्पेस बनाइए सबसे पहले, तो सैंपल स्पेस में हो सकता है कि पहला बच्चा बॉय हो, दूसरा भी बॉय हो, ठीक है ना, यानी B1 और B2 एज के हिसाब से, ठीक है ना, ये आपके पास बड़ा हो गया, ये उससे छोटा हो गया। फिर आपके पास पहला बॉय हो लेकिन दूसरी गर्ल हो, या हो सकता है पहली गर्ल पैदा हुई हो बाद में बॉय पैदा हुआ हो, या पहली गर्ल हो और उसके बाद भी गर्ल ही पैदा हुई हो। ये ऑप्शन हो सकते हैं अगर एक फैमिली में 2 बच्चों के चांसेस हम ले तो, राइट। अब देखिए, इफ अ फैमिली हैज 2 चिल्ड्रन, व्हाट इज द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी बोथ आर गर्ल्स। तो लेट इट बी, मैं ए इवेंट को ले लेती हूं, बोथ आर गर्ल्स, बोथ आर गर्ल, और इसकी प्रोबेबिलिटी आपने फाइंड आउट करनी है। गिवन दैट फर्स्ट पार्ट में आपको बी इवेंट दे दिया, यंगेस्ट इज अ गर्ल, यंगेस्ट मतलब जो अभी पैदा हुई है बच्ची, सेकंड नंबर पे छोटी होगी ना वो, यंगेस्ट इज अ गर्ल, तो यंगेस्ट इज अ गर्ल में ये हो सकता है और ये ऑप्शन हो सकता है। तो अगर मैं प्रोबेबिलिटी ऑफ बी की बात करूं तो इसके ऑप्शन कितने हो गए, 2/4, राइट। और अगर कॉमन की बात करी जाए, देखिए बी इवेंट में कौन कौन आ गया, देखिए बी इवेंट में आ गया BG और GG, और ए इवेंट में बोथ आर गर्ल्स, तो इसमें ऑप्शन क्या था, GG। अब आपको ध्यान से सुनिएगा, बोथ आर गर्ल्स की प्रोबेबिलिटी निकालनी है जब ये इवेंट गिवन हो, तो जो गिवन वाला होता है वो नीचे चला जाता है और ए की प्रोबेबिलिटी आपको निकालनी है। तो फॉर्मूला ये कहता है कि आपको ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी चाहिए। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी जो ऑलरेडी इवेंट हो चुका है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी हमने निकाली, 2 इवेंट थे, तो डिनोमिनेटर में तो आ गया आपके पास 2/4। इंटरसेक्शन, अब देखिए ए और बी में कॉमन क्या है, सिर्फ ये, तो इसका मतलब 1/4, तो आंसर कितना आ गया हमारे पास, 1/2, राइट। ध्यान से सुनिएगा, जिसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है उसको हमने ए इवेंट लिया, बोथ आर गर्ल्स, एक ही इवेंट है ऐसा। फिर बी एक बार हमने ले लिया, यंगेस्ट इज अ गर्ल, तो उसमें ये ऑप्शन होंगे और उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, 2/4, तो हमें ये निकालना है। अब फिर से ए इवेंट अभी भी एज इट इज है, बी इवेंट हो गया एटलीस्ट 1 इज गर्ल, एटलीस्ट 1 इज गर्ल का मतलब है कम से कम एक लड़की हो, तो यहां पर ये ऑप्शन हो सकते हैं BG, GB और GG, क्योंकि कम से कम एक गर्ल है। तो कितने ऑप्शन हो गए इस बार बी इवेंट में, 3/4। तो अभी भी आपको ए की प्रोबेबिलिटी निकालनी है जब बी गिवन हो, तो फॉर्मूला अभी भी क्या होगा, ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कितनी है आपके पास, 3/4, और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितनी थी हमारे पास, 1/4, तो आंसर कितना आ जाएगा हमारे पास, 1/3, राइट। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। An instructor has a question bank consisting 300 easy true false question, ठीक है। तो आपके पास ट्रू फॉल्स में 2 कैटेगरी हैं, एक है इजी और एक है डिफिकल्ट। तो वो बोल रहा है 300 इजी ट्रू फॉल्स क्वेश्चन है और 200 डिफिकल्ट ट्रू फॉल्स क्वेश्चन है, ठीक है। फिर कहता है 500 इजी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, यानी MCQs हैं, उसमें भी 2 कैटेगरीज है, इजी और डिफिकल्ट। तो कहता है आपके पास 500 इजी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है और 400 डिफिकल्ट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। तो आप बताओ इस पूरे क्वेश्चन बैंक में ओवरऑल कितने क्वेश्चंस हो गए, अगर आप देखेंगे तो 500 और 900 ये, तो इसका मतलब 500 500 1000 1400 क्वेश्चन हो गए ओवरऑल। इज इट ओके, ठीक है। अब क्या कहता है, इफ अ क्वेश्चन इज सिलेक्टेड एट रैंडम, कोई भी क्वेश्चन हमने सेलेक्ट करा, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट विल एन इजी क्वेश्चन। तो जिसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है उसको ए इवेंट ले लो कि क्वेश्चन क्या है, इजी क्वेश्चन है, इसकी प्रोबेबिलिटी आपको फाइंड आउट करनी है। और बी इवेंट क्या है, गिवन दैट इट इज अ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। अब गिवन क्या है कि वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, ये आपको गिवन है, ठीक है।
पहले तो इजी क्वेश्चन कितने हो सकते हैं, ध्यान से सुनना, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हुई, इजी क्वेश्चन। अब इजी क्वेश्चन है तो इजी क्वेश्चन तो ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, क्योंकि इजी तो दोनों में लिखा हुआ है। तो टोटल इजी क्वेश्चन कितने हैं, 800 आउट ऑफ 1400, राइट, इज इट ओके। अब एमसीक्यूज कितने, अगर मैं प्रोबेबिलिटी ऑफ बी निकालूं, एमसीक्यूज कितने हैं, तो एमसीक्यूज हैं हमारे पास 900 आउट ऑफ 1400। अब मैं इन दोनों का इंटरसेक्शन जानना चाहती हूं, क्योंकि वो मेरे लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। तो मतलब वो इजी भी होना चाहिए और वो एमसीक्यूज भी होना चाहिए। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इजी एमसीक्यूज कितने हैं, 500। तो 500 अपॉन 1400। अब मुझे किसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है, देखो क्वेश्चन मार्क लगा रखा है मैंने, ए की प्रोबेबिलिटी निकालनी है जब बी ऑलरेडी गिवन हो। तो इसका मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। तो इंटरसेक्शन की वैल्यू कितनी है, 500 अपॉन 1400, और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कितना है, 900 अपॉन 1400। तो ये आ जाएगा आपके पास 5/9, क्योंकि 1400 से 1400 कट जाएगा, और उसके बाद 500 अपॉन 900 को सिंप्लीफाई करेंगे तो 5/9। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 14 में क्या कहता है, गिवन दैट टू नंबर अपेयरिंग ऑन थ्रोइंग टू डाइज आर डिफरेंट। ये गिवन है ना। तो आपको पता है ए इवेंट को हम निकाल रहे हैं, लेते हैं जो जिसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है, और बी इवेंट वो लेते हैं जिसको हम गिवन लेते हैं ना। इसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है, इसे गिवन। थ्रू आउट हम यही कर रहे हैं ताकि एक सिमिलैरिटी मेंटेन हो सके आपके लिए। एंड फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट सम इज 4। तो सम इज 4। इस इवेंट के कौन कौन से आउटकम हो सकते हैं इसके अंदर, देखिए सम इज 4, एक ये हो जाएगा, एक ये हो जाएगा, एक ये हो जाएगा। तो अगर मैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए की बात करूं वैसे तो 3/36, क्योंकि अगर आप दो डाई को थ्रो करते हो तो ये 36 आउटकम्स होते हैं। गिवन क्या है आपके पास, नंबर अपेयरिंग टू डाइज आर डिफरेंट, सेम नहीं होने चाहिए। तो देखो सेम पता है इसमें कितने होते हैं, 6 होते हैं, डबलेट, 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6। इनको छोड़ के बाकी देखो इसमें दोनों नंबर क्या है, डिफरेंट है, दोनों नंबर क्या है, डिफरेंट है। तो 36 में से ना सिर्फ 6 आउटकम हटा दो सेम वाले। तो इसका मतलब इसमें बाकी के टोटल आउटकम कितने आ जाएंगे, 30। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कितनी हो गई, 30 अपॉन 36। अब हमें सबसे इंपॉर्टेंट इनमें चाहिए इंटरसेक्शन। अब इंटरसेक्शन ये कहता है कि सम 4 होना चाहिए और नंबर डिफरेंट आना चाहिए, सम 4 होना चाहिए। तो एक ये हो जाएगा क्योंकि इसमें डिफरेंट नंबर है और सम भी 4 है ना, क्योंकि इसके सिर्फ 3 ही ऑप्शन है। ये नहीं हो सकता क्योंकि दोनों में सेम नंबर है। इन दोनों को साथ में पढ़ो, सम 4 चाहिए और नंबर डिफरेंट होने चाहिए। इसमें क्या है, नंबर डिफरेंट होने चाहिए बोथ डाई पर। तो इन दोनों को अगर इकट्ठा पढ़े तो सम 4 वाले कम थे ना, ये ले लो, इन दोनों में कॉमन होना चाहिए। तो इसमें 3 ही आउटकम है ये। अब इसका बी के साथ मैचिंग कौन सा है, ये देखो, डिफरेंट डिफरेंट, सिर्फ 2 ही आउटकम हो सकते हैं। तो इसका मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कितनी हो सकती है, 2/36। अब आपको ए की प्रोबेबिलिटी निकालनी है जब बी गिवन है, तो इट्स a/b, और इसका फॉर्मूला क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। इंटरसेक्शन कितना है, 2/36, और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कितना है, 30/36। तो 2/30 कट कर कितना आ जाएगा, 1/15, राइट। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। कंसीडर एन एक्सपेरिमेंट ऑफ थ्रोइंग अ डाई, इफ अ मल्टीपल ऑफ 3 कम्स अप, थ्रो अ डाई अगेन। तो अब ध्यान से सुनिएगा, जब हम एक डाई को थ्रो करते हैं तो उसके जो आउटकम्स होते हैं वैसे होते हैं 1 2 3 4 5 6, लेकिन उसने इसको स्पेशल कैटेगरी में डिवाइड कर दिया। वो कहता है अगर 3 का मल्टीपल आए, यानी 3 और 6 आए तो उसे अलग रख देना, और अदर नंबर आए 1 2 4 5, ये 4 अलग रख देना। कहता है अगर मल्टीपल ऑफ 3 आए, थ्रो अ डाई अगेन, यानी इस केस में आपने डाई अगेन थ्रो करी तो ये आउटकम हो सकते हैं इसके साथ, ठीक है ना। और अगर अदर नंबर आए, टॉस अ कॉइन, यानी इस केस में आपने कॉइन टॉस करना है। ऐसा सामने एग्जांपल भी करवाया और बहुत अच्छा एग्जांपल है ये, ठीक है ना। सबसे पहले आपके सामने सैंपल स्पेस बनाकर दिखाती हूं मैं। देखिए सैंपल स्पेस पता क्या बना, अगर मल्टीपल ऑफ 3 आया होगा तो डाई थ्रो हुई होगी। तो अगर 3 आया होगा और आपने डाई थ्रो करी होगी तो 3 के साथ क्या आ सकता है, 3,1 आ सकता है, 3,2 आ सकता है, 3,4 आ सकता है, 3,3 आ सकता है, 3,4 आ सकता है, 3,5 आ सकता है, 3,6 आ सकता है। सिमिलरली अगर 6 आया होगा तो 6 के साथ भी आपने डाई थ्रो करी होगी, 6,1 6,2 6,3 6,4 6,5 और 6,6। और अगर अदर नंबर्स आए होंगे तो आपने कॉइन टॉस किया था, तो या तो हो सकता है 1 के साथ हेड आया हो, या 1 के साथ टेल आया हो, ठीक है, या 2 के साथ हेड आया हो, या 2 के साथ टेल आया हो, या 4 के साथ हेड आया हो, या 4 के साथ टेल आया हो, लास्ट 5 के साथ हेड,
5 के साथ टेल, ये ऑप्शन हो सकते हैं आपके पास। अब इनकी जो प्रोबेबिलिटी है ना उसमें थोड़ा सा आपको ध्यान देना है, ऐसा नहीं कि इनको काउंट करेंगे वो नंबर ऑफ आउटकम्स है, नहीं, क्योंकि यहाँ मिक्सिंग हो गई। तो ध्यान से सुनिएगा, इस इवेंट की प्रोबेबिलिटी पता है क्या है, 3 की प्रोबेबिलिटी एक डाई में कितनी होती है 1/6, इनटू में इसकी कितनी होती है 1/6, तो इसकी प्रोबेबिलिटी है 1/36, सेम इसकी 1/36, यानी यहां से लेकर यहां तक सब इवेंट की प्रोबेबिलिटी 1/36 है, लेकिन यहाँ 36 आउटकम आपको नजर नहीं आ रही, समझ रहे मेरी बात को। और इस इवेंट की प्रोबेबिलिटी क्या है, 1 आने की प्रोबेबिलिटी होती है 1/6 और हेड एक कॉइन में आने की प्रोबेबिलिटी होती है 1/2, और क्योंकि ये दोनों चाहिए इसलिए इनटू है, तो इस इवेंट की प्रोबेबिलिटी है 1/12, सेम 1/12, 1/12, 1/12, 1/12, ठीक है। अब आप कहिए कि बाकियों में ऐसा क्यों होता है और यहां ऐसा क्यों नहीं होता, देखो अब मेरी बात ध्यान सुनना, यहां पर भी वही रीजन होता है, 1 की प्रोबेबिलिटी क्या होती है 1/6 और यहां पे 1 की प्रोबेबिलिटी होती है 1/6, इसलिए बनता है 1/36, समझ गए, सेम लॉजिक होता है। लेकिन यहां पर क्या हुआ, मिक्सिंग ऑफ अलग अलग इवेंट्स हो गए, तो यहां पर सबकी प्रोबेबिलिटी थोड़ी सी अलग हो गई, यहां से लेकर यहां तक की प्रोबेबिलिटी है 1/36 सिंगल सिंगल में, और इनकी है 1/12। तो अगर आप सिंगल इवेंट को देखोगे तो आपको आइडिया हो जाएगा, ठीक है ना। अब उसने क्या कहा, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है, कॉइन शो अ टेल, तो मैंने ए इवेंट ले लिया, कॉइन शो अ टेल, कॉइन शो अ टेल, तो ऐसे कितने इवेंट हो सकते हैं, कॉइन ने टेल शो करा, एक तो 1 टेल हो गया, एक 2 टेल हो गया, एक 4 टेल हो गया और एक 5 टेल, ये 4 इवेंट हो गए, ठीक है। अब बी इवेंट है, गिवन दैट एटलीस्ट 1 डाई शो 3, कम से कम एक डाई पे एटलीस्ट 1 डाई शो 3, कम से कम एक डाई पे 3 है, तो ये पूरा आ जाएगा और ये वाला भी आ जाएगा, कम से कम एक डाई पे 3 मतलब 3 वाले इवेंट्स लेने हैं, तो ये आ जाएगा आपके पास 3-1, 3-2, 3-3, 3-4, 3-5, 3-6 एंड 6-3। अब हमें मेनली इन दोनों में कॉमन ढूंढना है, सबसे इंपॉर्टेंट देखो इन दोनों में कुछ कॉमन नहीं है, इंटरसेक्शन कितना आ गया 0 आ गया। अब मेरी बात सुनो, अगर इंटरसेक्शन कुछ भी नहीं है, निल है इंटरसेक्शन, कुछ नहीं है, नल सेट है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन भी कितना हो गया 0। अब आपको कंडीशनल प्रोबेबिलिटी निकालनी है ए बाई बी, ठीक है। अगर मैं ऊपर इंटरसेक्शन लिखूं और नीचे प्रोबेबिलिटी ऑफ बी लिखूं, तो इंटरसेक्शन 0 होने की वजह से मेरा आंसर क्या आएगा 0 आएगा, इररिस्पेक्टिव कि बी की प्रोबेबिलिटी क्या है। लेकिन अगर मैं आपको बी की प्रोबेबिलिटी लिखकर दिखाऊं तो क्या होगी, ध्यान से सुनना, इन सब इवेंट्स की प्रोबेबिलिटी कितनी थी 1/36, 1/36, 1/36, तो कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7, तो ये आएगा 7/36, ठीक है। तो 0 अपॉन समथिंग, वैसे क्या बनेगा यहाँ पर 0, क्लियर। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16 और 17 जो कि एमसीक्यूज है। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 और 17 देखते हैं, एमसीक्यूज के काफी अच्छे क्वेश्चन है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए दे रखी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी 0 है, ए बाई बी निकालना है, तो ए बाई बी निकालना है तो फॉर्मूला क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, ठीक है। अब अगर नीचे 0 हो ऊपर कुछ भी हो, बेशक हमारे पास इंटरसेक्शन नहीं है, क्या फर्क पड़ता है, कंफ्यूज नहीं होते कभी भी, है ना, जो दे रखा है लगाओ। अगर नीचे 0 है तो आंसर नॉट डिफाइंड ही होगा, तो ऑप्शन क्या है आपके पास सी, बेशक यहाँ न्यूमरेटर नहीं गिवन, ठीक है जी। चलिए देखते हैं वाला क्वेश्चन, इसमें कहता है ए बाय बी बाय ए के इक्वल है, चलो ठीक है। अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाय बी प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाय ए के इक्वल है, इसका मतलब ये होता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, है ना। और यहां पर B इंटरसेक्शन A लिखूं या इंटरसेक्शन B, एक ही बात है ना, तो यहां भी मैंने ये लिख दिया, इज इट ओके। अब देखिए अगर आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ये इससे क्या हो रहा है, कट रहा है, 1 अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ A 1 अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ B, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो प्रोबेबिलिटी ऑफ A किसके इक्वल आ गया, प्रोबेबिलिटी ऑफ B के, यानी ऑप्शन डी इज करेक्ट। तो 20 मिनट के अंदर हमने आपके साथ ये सारे क्वेश्चन डिस्कस करे हैं। तो होपफुली अगर हमारा पर्पस है कि आपको कम टाइम में ज़्यादा कंटेंट अवेलेबल कराएं, वो भी वैल्यूएबल, वो भी ऐसा कि आपको लाइव टीचिंग लगे, तो अगर आपको लगे कि हमारा पर्पस कंप्लीट हो रहा है तो प्लीज़ इन्हें शेयर करें, अपना कीमती फीडबैक जरूर दें समय निकाल कर। थैंक यू सो मच गाइस फॉर लव एंड सपोर्ट, कीप सपोर्टिंग विभा क्लासेस।